हेलो। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर की। मैसूर ओरिजिनली राज किया जाता था वाडिया डायनेस्टी के द्वारा, और वाडिया डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे चिका कृष्ण राय। चिका कृष्ण राय के बाद उनके दो बेटे थे, नंजराज एंड देवराज, जिनमें से नंजराज रूल करते थे। नंजराज को राजा बनाया गया था। तो नंजराज की आर्मी में एक ऑफिसर हुआ करते थे हैदर अली। तो हैदर अली को जब मौका मिला, नंजराज की थोड़ी सेना थोड़ी कमज़ोर हुई, तो हैदर अली को मौका लगा। उन्होंने 1 बाय 1 आर्मी को सब अपनी टीम में लिया धीरे धीरे, और नंजराज को मार करके खुद राजगद्दी पर आ गया। तो मैसूर के राजा अब बन गए हैदर अली। हैदर अली एक तरह के मॉडर्नाइज व्यक्ति थे। मॉडर्न तरीके से रहना इनको अच्छा लगता था। तो आर्मी के लिए हथियार, गोला बारूद, मशीनरीज, तोप वगैरह, ये सब जितने भी मॉडर्न हथियार हुआ करते थे, इन सब का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। 1782 में इनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मैसूर वार। उसके बाद में डिटेल हम लोग बात करते रहेंगे। इसके बाद राज करने आते हैं टीपू सुल्तान, इनके बेटे। टीपू सुल्तान और भी ज़्यादा मॉडर्न। आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है मॉडर्नाइज तरीके से, जैसा यूरोपियन का तरीका होता था ट्रेनिंग देने का, बस उसी नक्शे कदम पर इन्होंने भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। लैंड रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, इंप्रूव किए। जागीरदारी सिस्टम को इन्होंने अबंडन किया, एबॉलिश कर दिया जागीरदारी सिस्टम को, कि अब किसी को भी जागीर नहीं मिलेगा। ये पुराना कल्चर हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी था जागीरदारी सिस्टम। इन सब को इन्होंने हटाया। इन्होंने फ्रांस को हेल्प भी किया था जैकोबिन क्लब बनाने में। फ्रांस में कुछ ऐसा चल रहा था कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अब उसका बैकग्राउंड तो आपको पता होगा कि राजा इनकम्पिटेंट था। लुइस 16 हमेशा अपनी वाइफ की तारीफ ही किया करता था। युद्ध लड़ना इसका मतलब शौक ही था। खुद तो युद्ध लड़ने जाता नहीं था, सेना को अमेरिका भेज दे तो कभी इंडिया में युद्ध कर ले, ऑस्ट्रिया का हेल्प करने के लिए भेज दे। मतलब 2 बिलियन पाउंड्स का कर्ज था इस पर, फिर भी अपनी बीवी के शौक पूरे करता था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होता है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, तो उसी के लिए जैकोबिन क्लब बनाया जाता है। इसका इस तरह से है कि पहले जो राजा मोनार्क हुआ करता था, क्योंकि बिना संविधान के मोनार्क जो है जो बोल दे वो वही उसका कानून, व्हाट आई सेड इज द लॉ। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई थी, और रिवॉल्यूशन के बाद जब 1793 में इसको गुलोटीन कर दिया गया था, मतलब इसका गर्दन काट दिया गया था राजा का, और कुछ दिन बाद रानी का भी काट दिया था। इसके बाद, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया था, तो डिमांड ये हुआ कि अब जो भी मोनार्क होगा उसको संविधान के अकॉर्डिंग ही राज करना होगा। लेकिन वो राजा बनेगा कौन, तो ये डिसाइड करने के लिए एक जैकोबिन क्लब बनाया गया था। तो टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब को बनाने में हेल्प किया था। बाकी अब वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान was also a kind of modern type of king. इसने कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था, न्यू कैलेंडर, कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था इसने। इसके बाद फर्स्ट मैसूर वार की मैं बात बताता हूँ। तो हैदर अली ने वाडिया डायनेस्टी से जो राज्य छीना था, दैट वाज नियर अबाउट 1760s,
और 1766 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो ब्रिटिश जो है बंगाल को तो हरा दिए, बंगाल को अपने कब्जे में ले लिए। तो वहाँ पर नाश्ता कर लेने के बाद अब इनको लगा कि चलो अब मैसूर में भी खाना खाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्या करें, मैसूर को तो अकेले हराना तो मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेज़ उस समय इतने ज़्यादा नहीं आए थे, पॉपुलेशन अंग्रेज़ों का ज़्यादा नहीं था। तो इन्होंने हेल्प लिया मराठास का और निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। उनको थोड़ा भड़काया कि भाई मराठास को बोले कि तुम्हारे साउथ में एक मैसूर नाम का स्टेट है, वो यार बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे मराठा डायनेस्टी को भी अपने कब्जे में ले लेगा। जो भी तुम्हारा साम्राज्य है, जो टेरिटरी है, वो उसके कब्जे में आ सकता है। काफ़ी मॉडर्न है, तुम लोग से तो होगा नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन चाहो तो, नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम जा रहे हैं, हम तो ऐसे भी परदेसी हैं। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी भड़काते हैं कि भाई तुम्हारे वेस्टर्न साइड पे भी एक मैसूर है, वो तुम पर भी कब्जा कर लेगा, फिर बाद में हमको मत बोलना। तो दोनों को फील हुआ कि भाई बात तो ठीक बोल रहा है। मैसूर का जो राजा है हैदर अली, वो युद्ध ही करना चाहता है, एनी टाइम टेरिटरी को एक्सपैंड करना उसका एम्बिशन था। तो ये लोग डर गए और ये लोगों ने बोला कि ठीक है, हम हेल्प करने को तैयार है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास और ब्रिटिश तीनों आर्मी मिल करके अटैक करती है मैसूर पर। बट हैदर अली वाज पावरफुल, बोला आने दो देख लेंगे तीनों को। मॉडर्नाइज तरीके से हैदर अली ने बहुत पावरफुल तरीके से साहस दिखाया और युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये युद्ध चलता है 1766 से लेकर 1769 तक, टाइमलाइन याद रखिएगा। तो मद्रास की ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये एक समझौता करते हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, बेकार है युद्ध करना अच्छी बात थोड़ा है, बार बार नुकसान ही होता है। तीनों को ही हार का सामना कर चुके थे। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास, इनसे तो ब्रिटिश अब बाद में निपटेंगे। आपको याद हो कि फर्स्ट मराठा वॉर हो गया था 1775 में, और फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 में। थोड़ा टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा। 1766 से लेकर के 1769 के बीच में फर्स्ट वॉर हुआ, सेकेंड वॉर होता है 1780 में, और इस बीच में मराठास से पहला वार हो गया था 1775 में। मराठास की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा किसी वीडियो में। तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग युद्ध तो करना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश जो है युद्ध करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। रीज़न यह था कि मैसूर पर कब्जा तो करना था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। तो मैसूर के क्षेत्र में ही साउथ वेस्टर्न साइड एक जगह है, माहे नाम का पोर्ट है। वो ट्रेड बेस हुआ करता था फ्रेंच का, और माहे में ट्रेड करने के लिए इन्होंने परमिशन दिया था मैसूर ने। बट एट द टाइम ऑफ चीका कृष्ण राय तो वही कंटिन्यू रहा। तो ब्रिटिश ने सोचा कि माहे पर कब्जा कर लेंगे तो फिर मैसूर पर हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा। रीज़न ऐसा है कि यूं समझिए कि माहे नाम का पोर्ट है मैसूर के अंदर, तो माहे नाम का पोर्ट जो है वो मैसूर के अंडर में आता था, और वो फ्रेंच आर्मी का बेस था, ट्रेड बेस था। अब इसको ऐसा समझिए कि एक घर है मेरा, और उस घर का एक कमरा मैंने किसी को दिया रहने के लिए। अब उस कमरे के ऊपर अगर कोई बाहरी आदमी अटैक करेगा
तो जिसको मैंने दिया वो मुझसे कहेगा ना कि भाई बाहर से देखो अटैक हो रहा है, तो मैं फिर उसका काउंटर अटैक करूंगा। तो यही हुआ, माहे नाम के पोर्ट पर अंग्रेज़ों ने हमला किया। तो फ्रांस वालों ने बोला कि भाई हैदर, ये जो अपना पोर्ट है इस पर तो यार ब्रिटिश बाहर से हमला कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो। हैदर बोला ठीक है देखता हूँ। 1780 की बात, अब बहाना मिल गया कि इनको 10 साल बीत गया था, तो उनको लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो लड़ने वाला है नहीं खुद से। बोले ठीक। तो अटैक करने के बाद माहे को जब अटैक किए तो हैदर अली को गुस्सा है, उसने भी अटैक किया, बट इन बिटवीन 1782 में इनकी डेथ हो गई हैदर अली की। अब युद्ध में मारे गए या फिर बीमारी से मारे गए, स्पेक्ट्रम तो लिखता है कि बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। कुछ बुक्स लिखती हैं, आई थिंक एनसीईआरटी में लिखा था कि युद्ध ड्यूरिंग वॉर ही वॉज किल्ड और ही डाइड, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट आप ये समझिए कि 1782 में इनकी डेथ हो गई। तो तुरंत राजा बनते हैं टीपू सुल्तान, और आपको पता है जब तक राजा रहेगा तब तक युद्ध होगा। तो वार को कंटिन्यू करते हैं टीपू सुल्तान एंड ही वॉज डिफीटेड, और ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो साइन होता है टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उस टाइम वैरन हास्टिंग्स हुआ करते थे लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ही साइन द ट्रीटी विद टीपू सुल्तान, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर एक प्लेस है कर्नाटका और केरला के बॉर्डर के पास पड़ेगा, एक छोटा सा पोर्ट है। साइज कितना बड़ा होगा कह नहीं सकता, बस छोटा मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद फिर ब्रिटिश को समझ आ जाता है कि 2 वार से मैसूर थोड़ा कमज़ोर तो हो ही गया होगा, बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है अब जल्दी इनको हरा दिया जाएगा। 4-5 साल बाद फिर 1789 में फिर ये लोग अटैक करते हैं डायरेक्टली टीपू सुल्तान पर मल्टीपल साइड से। फिर निज़ाम को हेल्प के लिए बुलाते हैं। मराठास को तो एक युद्ध किए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा उसके साथ ट्रीटी करके बोले कि नहीं भाई सॉरी गलती हो गई। तो मल्टीपल साइड से इन पर आक्रमण किया गया और टीपू सुल्तान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो 1792 तक ये युद्ध चलता है, और एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम में बताया था उनका कैपिटल था। टीपू सुल्तान का कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम, शेरिंगपट्टनम उस समय कहते थे। तो वहीं का ट्रीटी होता है कि एग्जैक्टली ट्रीटी का तो जो भी प्रोविजन है वो मुझे फिर देखना पड़ेगा, उतना प्रोविज़न में इम्पोर्टेंट है, बट मैं उतना देखा नहीं ध्यान से। तो ये सब ट्रीटी हुई। 4-5 साल बाद फिर निकलता है। 4-5 साल निकलने के बाद फिर इंग्लिश बोलते हैं कि अब तो भाई टीपू को एक ऑफ़र देना चाहिए कि हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस कर लो। सब्सिडियरी अलायंस मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट बताना चाहता हूँ उसका डिटेल कि ये हुआ क्या था, सब्सिडियरी अलायंस होता क्या। ब्रिटिश का एक टेक्निक था किसी भी राज्य को अपने कब्जे में करने का। इसको समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लूँ, कल तो अंबानी जी का एग्जाम्पल ले लिया था, गुस्सा उस्सा हो जाएगा थोड़ा। कोई पॉलिटिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। ऐसे समझिए बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। नहीं इनका एग्जाम्पल नहीं लेता। क्या एग्जाम्पल दूँ मैं, ऐसे रैंडम कोई प्लेस पकड़ता है, वहाँ का कोई राजा है और उसकी आर्मी है, राजा की आर्मी तो होगी ही, तभी जा कर के तो वो राजा सुरक्षित रह पाएगा। तो राजा के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सब कुछ होता है, एवरीथिंग। और मैंने उनको ऑफ़र दिया
कि भाई आप इतनी मेहनत करते क्यों हैं? आपको खुद भी लड़ना पड़ता है, आपको आर्मी को सैलरी देना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिम्मेदारी है, रेवेन्यू का भी आप टेंशन लेते हैं। हमारे साथ एक संधि कर लो ना, प्रोटेक्शन मैं देता हूँ, आपका सारा काम मैं देख लूँगा, आर्मी मेरी होगी, आपको आर्मी को सैलरी भी नहीं देना होगा, सिर्फ प्रोटेक्शन का खर्चा देना होगा। और वो खर्चा कहाँ से लाएंगे? तो जिस प्रोविंस में वो हैं, तो जो टैक्स कलेक्ट होगा एग्रीकल्चर से, या जो भी जिस तरीके से टैक्स जो कलेक्ट होगा, उस टैक्स में से कुछ पैसा आप हमको प्रोटेक्शन के रूप में पैसा दे दीजिएगा, प्रोटेक्शन मनी। आज के डेट में भी शायद चलता है ना, माफिया टैक्स जो होता है एक तरह का, क्या तो कहते हैं, एक्सटॉर्शन मनी, ऐसे ही कुछ कहते हैं कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब पहले तो आप खुद भी खतरा बनो और फिर आप प्रोटेक्ट करने का भी चार्ज लो। ओके तो सब्सिडरी अलायंस ऐसा ही था। अब राजा लोग को तो ऊपर से ठीक लगता है, भाई ऑफर कितना अच्छा है ना, ऑफर इतना बढ़िया है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डील करना होगा, जैसे इंटरनल डिप्लोमेसी क्या, कि आसपास के जो राजा रजवाड़े हैं उनसे कोई सलाह मशवरा हमको करने का ज़रूरत नहीं है, कोई डील करने की ज़रूरत है नहीं, कोई सहायता हम ले नहीं सकते। और अगर यूरोपियन या फिर कोई अगर फॉरेन आर्मी से अगर मुझे डील करना हो तो वो सब अंग्रेज़ देखेगा, मुझे कुछ करना नहीं, मैं राज भोगूंगा, गद्दी पर बैठा हूँ, पैसा मेरे पास है, उसमें से बस प्रोटेक्शन मनी देना। आर्मी को भी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं, आर्मी रखने की भी ज़रूरत नहीं, प्रोटेक्शन तो ब्रिटिश दे ही रहा है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा कमी था, कमी इस बात का, अगर आपकी आर्मी नहीं है और किसी दिन आपको ब्रिटिश अगर अच्छे नहीं लगे तो उनका मुकाबला आप करोगे कैसे? आपकी आर्मी तो रही नहीं। अब आपने संधि में यह भी था कि आप आसपास के राजाओं से हेल्प नहीं लेंगे, आप यहाँ भी फंस गए। यूरोपियंस से, एक तो यूरोपियंस का हमला को भी वो अंग्रेजी देखेंगे, वो प्रोटेक्ट आपको करेंगे उनके हमला से, तो आप उनसे हेल्प भी तो नहीं ले सकते ना, यूरोपियन से या फॉरेनर से। तो सब्सिडियरी अलायंस में यही प्रॉब्लम था कि सब कुछ कर तो रहे हैं ब्रिटिश और आपको कुछ करना नहीं है। तो व्हेन यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव नो पावर, बिकॉज ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा ना, आपके पास पावर भी तो नहीं होगा। ठीक है, आपके पास पावर अब है नहीं, खाना पीना सोना है बस। लेकिन टीपू सुल्तान इसको एक्सेप्ट नहीं किया। टीपू सुल्तान उनकी बात नहीं मानता। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे अंडर में रहने से अच्छा है कि मैं तुमसे लड़ूं, मर जाऊं ठीक। उनका एक डायलॉग है, लिविंग लाइक ए शीप फॉर द होल लाइफ इज नॉट गुड, इट्स बेटर टू लिव लाइक ए लायन एंड डाई इन अ वॉर। तो अंग्रेज बोलते हैं कि भाई तू ऐसे तो मानेगा नहीं, तो फिर आ जा। तो 1799 में टीपू सुल्तान से लड़ाई होता है फिर से, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इसको अटैक किया जाता है बहुत साइड से। उस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, और इनके एक भाई थे आर्थर वेलेस्ली, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था। टीपू सुल्तान पर बहुत बुरी तरह से अटैक होता है और इसी युद्ध में इसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद फिर अंग्रेज़ों का वही तरीका, किंग मेकर की पॉलिसी। चिक्का कृष्ण राय जो डायनेस्टी था, वाडिया डायनेस्टी, उन्हीं के ही किसी एक प्रिंस को राजा बनाया जाता था, वो भी नाम का राजा, पपेट किंग। उसका नाम नहीं दिया है, नाम नहीं लिखा।
बट डेट वाज समवन, उनको बनाया जाता है। तो आज की स्टोरी इतनी ही, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो हो सकता है मराठास की स्टोरी मैं सुनाऊँ। अभी एक रिक्वेस्ट आया है मुझे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सॉरी क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है, नाजी जर्मनी, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, वो मुझे पढ़ाना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।